हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म बनी तब हमने देखा कि कैसे पार्टनरशिप फॉर्म का कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ होती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ चेंज होती हैं, गुडविल होता है। वो हमने हमारे पहले के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, बट हर एक चीज़ हमेशा नहीं रहती है, चेंज होती हैं, ख़त्म भी होती हैं। इसी तरह से पार्टनरशिप फॉर्म भी कभी ना कभी डिज़ोल्व होगी या ख़त्म होगी। देखिए, दो टर्म्स आती हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप ख़त्म होने का मतलब है चेंज इन ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिकन्स्ट्रक्शन होना, उसमें चेंज होना, कोई नया पार्टनर आ गया, कोई चला गया, किसी की डेथ हो गई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई है, या फिर एक पार्टनर को निकाल दिया है, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, या पार्टनरशिप का पीरियड ख़त्म हो गया है। इन सब चीज़ों की वजह से पार्टनरशिप डिज़ोल्व होती है, यानी कि पार्टनरशिप की एग्जिस्टिंग टर्म्स डिज़ोल्व होती हैं और नई टर्म्स आती हैं, ठीक है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अलग है। इसका मतलब है क्लोज डाउन ऑफ द बिज़नेस। यहाँ पर ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सब असेट्स बेच देंगे, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर देंगे, पार्टनर्स को पेमेंट कर देंगे, और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के अंदर फॉर्म चलती रहती है। इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नहीं होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व होती है। तो पार्टनरशिप फॉर्म मतलब सब ख़त्म हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब चेंज होंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसे कैसे हो सकता है? पहला, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के कैसे होगा? व्हेन ऑल ऑफ द पार्टनर्स एग्री एज पर सेक्शन 40 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री कि अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं, सब लगा लो बुज़ुर्ग हो गए हैं, कोई नहीं करना चाहते हैं, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन। व्हेन ऑल बट वन पार्टनर, ऑल मतलब एक कुछ, ऑल बट वन मतलब एक को छोड़ के सभी, एक को छोड़ के सभी इंसॉल्वेंट हो जाएं तो ऑटोमेटिकली कंपल्सरी हो जाएगा डिज़ोल्व करना। व्हेन बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल, जब पार्टनरशिप का बिज़नेस ऐसा हो जाए कि वो गैर कानूनी हो गया है, तो पार्टनरशिप नहीं चल सकती है, उसको डिज़ोल्व करना चाहिए। थर्ड इज़ ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग इंसिडेंट्स। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर होने पे, कोई किसी ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म बनी थी, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, एक फ़िक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप बनी थी, वो फ़िक्स टर्म ख़त्म हो गई है, अगर इन तीनों में से कुछ भी होगा तो पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व होगी। फोर्थ, व्हेन ड्यूरेशन वाज नॉट फिक्स्ड, बट क्या फिक्स था कि इट इज़ एट विल एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिज़ोल्व द फॉर्म। पहले ये एग्रीमेंट हुआ था कि कोई पार्टनर अगर डिज़ोल्व कराना चाहेगा फॉर्म को, तो बाकी पार्टनर्स को नोटिस देके करा लेगा, सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग। तो ये 4 मेथड थे जिसमें कि बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व होती है। फिर है एक तरीका कोर्ट के ऑर्डर से। कोर्ट के ऑर्डर से कैसे होगी? जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही है। व्हेन ए पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज़ बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। अब क्या होगा कि कोई पार्टनर ऐसा हो गया कि वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता है, मेंटली प्रॉब्लम हो गई है उसको, या फिर कोई फिज़िकली ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई और पार्टनर जो केस करेगा कोर्ट के अंदर जाके, तो केस करने वाले पार्टनर के अलावा उससे अलग किसी पार्टनर को इनकैपेबिलिटी हो गई है, किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया है पार्टनरशिप हार्म करने के लिए, परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, कोई ऐसा पार्टनर है जो बार बार एग्रीमेंट तोड़ता है, तो किसी पार्टनर ने अपना सारा का सारा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को दे दिया बिना दूसरे पार्टनर्स को पूछे। और छठा, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि इस फॉर्म को अब प्रॉफिट पे नहीं चलाया जा सकता, लॉस ही होंगे। और सातवां, व्हेन कोर्ट इज़ जस्टिफाइड कि डिसोल्यूशन इज़ द ओनली सोल्यूशन टू, कुछ एक ऐसे रीज़न्स हो गए हैं कि इसको डिज़ोल्व करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से
पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व होती है। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन, इसके अंदर सिर्फ एग्रीमेंट चेंज होता है, इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर सब कुछ चेंज हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे फॉर्म कंटिन्यू रहती है, यहाँ पर फॉर्म कंटिन्यू नहीं रहती है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होती हैं, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाती हैं। पार्टनरशिप डिज़ोल्व होने का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व होना नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व होने का मतलब पार्टनरशिप डिज़ोल्व होना भी है। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन वॉलंटरी है, चाहे तो पार्टनर को एडमिशन करने दें या नहीं करने दें, ठीक है। लेकिन ये वॉलंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कंपलसरी हो जाएगा, या फिर पीरियड ख़त्म हो गया है, ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के केस में अकाउंट्स कैसे सेटल करते हैं। सेक्शन 48, 49 और 55 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह से डिसोल्यूशन करना है, कैसे करना है। सबसे पहले कोई भी अगर अमाउंट ऑफ लॉस होगा तो वो कहाँ से पूरा होगा, प्रॉफिट्स में से। दूसरा कैपिटल में से। फिर भी कोई लॉस रह जाता है तो पार्टनर्स लेकर आएंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, क्योंकि हमने पार्टनरशिप के फीचर्स में पढ़ा हुआ है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो पार्टनर्स का प्राइवेट एस्टेट भी जाएगा, तो प्राइवेट असेट्स भी लेके आनी पड़ेंगी उन्हें। सेकंड, जो असेट्स से रियलाइज़ होगा, सेल ऑफ असेट्स से जो रियलाइज़ होगा वो कैसे कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आउटसाइड डेट्स को पे करने में, बाहर से किसी से लोन ले रखा था उसको पे करेंगे। सेकंड, पार्टनर्स के लोन की पेमेंट होगी। थर्ड, पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट होगी। एंड फोर्थ, अगर कुछ बचेगा तो उसका क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे पार्टनर्स को देने में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। पेमेंट ऑफ फॉर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स, इसमें क्या समझाया है कि अगर कम रहती है अमाउंट देने में तो वो लॉस पार्टनर्स अपने प्राइवेट एस्टेट से लेके आएंगे। लेकिन क्या रूल अप्लाई होगा कि जो प्राइवेट एस्टेट से रियलाइज़ होगा पार्टनर्स के, वो पहले पार्टनर्स यूज़ करेंगे अपने प्राइवेट डेट्स को पे करने में। उनकी कोई पर्सनल लायबिलिटी है तो पहले उसको पे करेंगे, कोई सरप्लस होगा तो वो फॉर्म की लायबिलिटी को पे करने में यूज़ होगा। जैसे कि मान लो मैंने एक फ्रेंड के साथ मिलके एक फॉर्म बनाई हुई है, इंसॉल्वेंसी हो गई, वो फॉर्म तो डिज़ोल्व होगी ही होगी, पैसे कम पड़ेंगे, तो वो पैसे मैं और मेरी फ्रेंड लगाएंगे। अब हमारे पास पैसे होते तो इंसॉल्वेंट क्यों होने देते हम फॉर्म को, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम अपनी प्राइवेट असेट्स बेचेंगे, उसमें से जो हमारी प्राइवेट लायबिलिटीज़ होंगी पहले उनको पे करेंगे, फिर कुछ बचेगा तो उससे फर्म की लायबिलिटीज़ को पे करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर, सबसे पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा, फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, सब असेट्स को डिस्पोज करने के लिए और लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। और प्रॉफिट और लॉस का पता लग जाता है कि असेट्स को बेचकर लायबिलिटीज़ की पेमेंट करके क्या प्रॉफिट या लॉस आया, वो प्रॉफिट या लॉस कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। कैसे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, सारी असेट्स ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, और कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, अगर ख़त्म करनी हो तो उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो असेट्स करी क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो असेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, बिक सकती हैं, हम किसी को दे सकते हैं, वही असेट्स ट्रांसफ़र करनी है। फिक्टिशियस असेट्स जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, ये चीज़ें जहाँ से आपको पता है कि कोई कैश रियलाइज़ नहीं होना है, इनको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, इनका क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ काइंड ऑफ लॉस टू पार्टनर्स। सेकेंड,
अगर किसी असेट के लिए प्रोविज़न है, जैसे कि असेट्स में है डेटर्स और लाइबिलिटीज साइड में है प्रोविज़न ऑन डेटर्स, तो वो प्रोविज़न जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। जैसे ये एंट्री देखो, डेटर्स जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, रियलाइजेशन टू डेटर्स, प्रोविज़न जाएंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, प्रोविज़न टू रियलाइजेशन। तो प्रोविज़न्स जितने भी होंगे उनकी एंट्री हो जाएगी प्रोविज़न्स डेबिट टू रियलाइजेशन। प्रोविज़न्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट करके इनका बैलेंस हो जाएगा नील। कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करना है और सारी असेट्स बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करनी है। नेक्स्ट इज़ क्लोजिंग लायबिलिटीज़ अकाउंट। लायबिलिटीज़ अकाउंट क्लोज करने के लिए रिवर्स करेंगे, लायबिलिटीज़ डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, उन्हें ख़त्म करना हो तो हम उन्हें करेंगे डेबिट। क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी? सिर्फ वही लायबिलिटीज़ जो हमने थर्ड पार्टीज़ को पेमेंट करनी है वो लिखेंगे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटसाइड लोन्स, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर की वाइफ का लोन। अब देखो पार्टनर की वाइफ का लोन अलग होता है, उसको पार्टनर का लोन मत समझना, ठीक है। तो पार्टनर की वाइफ का लोन एक आउटसाइड लायबिलिटी है, उसको पहले पे करेंगे। पार्टनर का लोन भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, उसको अलग से बनाएंगे। और जो और क्या होता है लायबिलिटीज साइड में? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे, ये जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट और इन्हें कर देंगे डेबिट। इनका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और इनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करेंगे? रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। अब जब हमने असेट्स ट्रांसफ़र कर दी रियलाइजेशन अकाउंट में, उनको बेचेंगे तो जो भी रियलाइज़ होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई असेट पार्टनर ले जाता है, ठीक है, पार्टनर को लगता है कि ये सेट तो सही है, मेरे को मार्केट रेट से बेटर रेट में मिल जाएगी, ये मैं ले जाता हूँ, तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी उस केस में, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई असेट क्रेडिटर को दे रहे हैं तो क्या करते हैं, उसका क्रेडिटर के क्लेम में से अमाउंट कम हो जाएगी और कोई एंट्री नहीं होगी इसके लिए। मान लो क्रेडिटर को देने थे 10,000 और वो एक असेट लेके जा रहे हैं 8,000 के बदले में, तो क्रेडिटर को बाकी पेमेंट कितनी करेंगे? 2,000 की, और 8,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कोई लायबिलिटी ऐसी है कि पार्टनर कहते हैं कि हम पे कर देंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करने के लिए रियलाइजेशन टू बैंक। फाइनली अगर कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पार्टनर पे करता है, कैश या बैंक में नहीं दिए, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट है तो हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड का ज़्यादा होगा तो लॉस। क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट। प्रॉफिट जब भी पार्टनर्स के पास जाते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस है। आपने कई बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई, जब भी कोई नया पार्टनर आया, जब भी कोई पार्टनर गया, किसी पार्टनर की डेथ हुई, इन सब केसेस में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। तो पहला डिफरेंस ही यही है कि कब बनाते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे। रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का पर्पज़ टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। यहाँ पर असेट्स को बेच के और लायबिलिटीज़ को पेमेंट करके होने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता करना। रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट क्या होता है? फर्म फिर भी काम करती रहती है, पार्टनर्स का रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। यहाँ पर पार्टनर्स फर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ नई वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएंगी, यहाँ पे आगे रिकॉर्ड ही नहीं की जाएंगी।
कब प्रिपेयर करते हैं वो दोबारा आ गया, व्हेन प्रिपेयर्ड और व्हेन प्रिपेयर्ड चेंज हो। पार्टनर्स लोन, ये पहला हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे नंबर पे बनाएंगे पार्टनर्स के लोन अकाउंट। पैसा होगा तो फुल पेमेंट करेंगे या जितना भी होगा उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, अगर अभी हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज़ होंगी वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए ही देखा है। अगर वो कोई असेट ले जाएंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई लायबिलिटी लेके जाएंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कोई रिजर्व्स उनको हम देंगे तो वो रिज़र्व डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से बाकी एंट्रीज़ तो हो चुकी होंगी। अब फाइनली हम इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखेंगे, फिर देखेंगे कि अब उनको पेमेंट करनी पड़ेगी या पार्टनर और कैश लेकर आएंगे। अगर लेकर आएंगे तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और अगर हम उन्हें देंगे यानी कि पार्टनरशिप उनको पे करेगी तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी निल हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। लास्ट में बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट। एक ही बनाएंगे, या कैश या बैंक। अगर हमारे पास ओपनिंग में कैश है तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री कर देंगे कि बैंक में जमा कराया, या बैंक है ओपनिंग तो एक एंट्री कर देंगे कि बैंक से निकलवाया। लेकिन एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैश या बैंक। और फाइनली अगर कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस मैच हो जाता है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 देखिए, ए और बी हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशो 3:2। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2013 को। देखिए, क्रेडिटर्स लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल्स, कैश, डेटर्स, प्रोविज़न, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। 261 और 261। पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि फॉर्म डिज़ोल्व कर देंगे। असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। ठीक है जी, देख लेंगे। देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना जब शुरू करेंगे तो हमारे पास जो सारी असेट्स होंगी उन्हें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब असेट्स में कैश तो जाना नहीं, सबसे पहले डेटर्स बुक वैल्यू पे 40,000 पे, फिर क्या है हमारे पास स्टॉक 54,800, इन्वेस्टमेंट 20,000, मशीनरी 40,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। ठीक है, लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। लायबिलिटीज़ डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000, और पार्टनर का लोन तो इसके अंदर हम लिखते ही नहीं हैं, क्या लिखेंगे, डेटर्स का प्रोविज़न था तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रियलाइजेशन। ये हमारी असेट्स ट्रांसफ़र हो गई हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अब क्या रह गया बैलेंस शीट के अंदर जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, एक तो ये लोन अकाउंट, इसको तो बाद में देखेंगे। एक ये जनरल रिज़र्व है, ये कहाँ जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट 25,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। इसको बांटेंगे तो आएगा 15,000 और 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं असेट्स का रियलाइजेशन कैसे हुआ। स्टॉक से मिले हैं 45,000, मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू। मशीनरी की वैल्यू थी क्या, 40,000। देखो स्टॉक से कितने मिले, 45,000। मशीनरी की वैल्यू थी 40,000, 20% लेस मिला। 40,000 का 20% 8,000 लेस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 32,000। डेटर्स फॉर 35,000। ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू थी क्या, 1 लाख, 30,000 मोर यानी 1,30,000। ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट ए वैल्यू ऑफ 15,000। हो गया हमारा सारी असेट्स का। अब देखो कैश रियलाइज कितना होगा, 2,42,000। कैश कितना आया असेट्स बेच के, 2,42,000। एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,42,000, 2,42,000। ए इन्वेस्टमेंट्स लेकर गया है। जब कोई पार्टनर लेके जाता है असेट तो क्या करते हैं,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ किया होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट था क्रेडिटर्स पेड एट क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। हमारे पास लाइबिलिटीज़ में थे क्या, ओनली क्रेडिटर्स कितने के थे 20,000, 5% लेस पे मान गए। 20,000 का 5% 1,000, बैलेंस आया 19,000। इसका मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो रियलाइजेशन टू बैंक 19,000। एक्सपेंसेस आए 1,200 तो रियलाइजेशन टू बैंक 1,200। एक टाइपराइटर था फॉर्म के अंदर जो फॉर्म के पैसे से ख़रीदा था, लेकिन बुक्स के अंदर उसकी एंट्री नहीं था, अब वो 5,000 में बेच दिया। अब जब बेच ही दिया है तो रियलाइजेशन में आएगा बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है। अब देखते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया या लोन आया है, प्रॉफिट आया या लॉस आया। अकाउंट बना रखा है रियलाइजेशन अकाउंट, आप इसको निकाल के भी देख सकते थे कितना क्रेडिट में किया है, कितना डेबिट किया है, कितना प्रॉफिट या लॉस है। जो एंट्रीज़ की हैं उसके हिसाब से असेट्स ट्रांसफ़र करी पहले, ये 500 इससे रिलेटेड है। ये लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करी, ये असेट्स रियलाइज़ हुई, ए इन्वेस्टमेंट लेके गया है, क्रेडिटर्स की पेमेंट की, एक्सपेंसेस की पेमेंट की, टाइपराइटर की सेल से पैसा मिला तो बैंक टू रियलाइजेशन। क्रेडिट साइड का टोटल आया 2,83,000, डेबिट साइड का देखा ये कुछ कम आया 8,800 आया बैलेंस, ये इन्होंने लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू कैपिटल अकाउंट। फिर बनेगा लोन अकाउंट, लोन का बैलेंस है 16,000 तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और ये अकाउंट भी हो जाएगा ख़त्म। लास्ट में बनेगा कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले 1, 20 और 80। इन्वेस्टमेंट लिखे गया था ए तो टू रियलाइजेशन, जनरल रिजर्व के मिले थे दोनों को बाय जनरल रिजर्व, रियलाइजेशन का प्रॉफिट मिला दोनों को। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, बैलेंस की पेमेंट करेंगे तो टू बैंक। एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखो ये लास्ट जर्नल एंट्री कर भी रखी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट में बनाया जाएगा एक बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से टू बैलेंस बीडी। सेल करके मिले, असेट सेल करके जो मिला वो यहाँ, टाइपराइटर सेल करके जो मिले पैसे। पेमेंट किस चीज़ की करी, क्रेडिटर्स की, एक्सपेंसेस की, ए के लोन की, दोनों के कैपिटल अकाउंट्स की, टोटल किया। दिस बैलेंस इज़ इक्वल टू दिस बैलेंस, इसका मतलब हमारा अकाउंट ठीक बना है। कुछ एक नोट्स दिए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन फॉलोइंग ऑर्डर, पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर का लोन अकाउंट, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट। पार्टनर के लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट से पहले बनाए जाते हैं बिकॉज़ डिसोल्यूशन के टाइम पे कैपिटल तभी देते हैं जब सारे लोन्स की पेमेंट हो जाती है, कुछ पैसा बचता है तभी कैपिटल्स की पेमेंट होती है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर असेट्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करनी है। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, एक सेपरेट कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है इसके लिए। इलस्ट्रेशन 2, 3 और 4 में कुछ एक थोड़े से चेंजेस आएंगे। इलस्ट्रेशन 2 के अंदर हमारे पास में है, देखो क्रेडिटर्स, ये मिसेस एक्स का लोन है, इसको आउटसाइड लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। पार्टनर का लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और लाइफ पॉलिसी फंड, ये दो प्रोविज़न है एक तरह से। अब अगर हमारे पास यहाँ पर असेट्स हैं असेट साइड में तो हम लिखेंगे असेट्स को रियलाइजेशन की डेबिट साइड में और प्रोविज़न को रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। इधर लिखा इन्वेस्टमेंट, इधर लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इधर लिखा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इधर लिखा बाय लाइफ पॉलिसी फंड। तो अगर हमारे पास असेट्स हैं तो हम प्रोविज़न को लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में
अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, इन फंड्स को ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड लाइफ पॉलिसी फंड आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, बट दीज आर नॉट टू बी पेड, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ नहीं हैं, ये फंड्स हैं। और क्या नोट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ओनली इफ़, कब, इन्वेस्टमेंट जब असेट में दे रखी हो तब, अदरवाइज़ ये कैपिटल अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में जाएगा। इसी तरह से जॉइंट लाइफ फंड भी रियलाइजेशन अकाउंट में तभी जाएगा जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो असेट साइड में, अदरवाइज़ ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के बारे में कुछ ना कह रखा हो तब भी उसकी पूरी पेमेंट करनी है। गुडविल एक नॉर्मल एसेट की तरह है और इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से करते हुए आपके करीबन 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इससे PDF में शेयर कर चुकी हूँ मैं क्लासरूम के अंदर, और इसके बाद थोड़ा सा चेंज आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो इफ़ पॉसिबल आप ट्राई करो कि ये हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर विद मी, डिस्कस विद मी। दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट। थैंक यू।